अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लेट हो गई। अराउंड 2 वीक्स के बाद मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। 7.5 हमारा एक आखिरी क्वेश्चन 7 का रह गया था, उसके बाद हमारा बैलेंस शीट का चैप्टर है। मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो अब हम अपना फाइनेंशियल कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमें प्रोग्रामिंग वगैरह भी शुरू करनी है, पाइथन वगैरह। वो हम प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, जैसे मतलब कोई सॉफ्टवेयर वगैरह में करेंगे उसकी प्रैक्टिस। तो अभी ये सवाल थोड़ा सा पिछले सारे सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हमने खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। उस इसमें आपको बैड डेब्ट्स वगैरह भी नज़र आएंगे। मैं उनका कॉन्सेप्ट भी आपको दूंगा कि बैड डेब्ट्स क्या होते हैं वगैरह वगैरह। तो 7.5 शुरू करते हैं। Henry York is a sole trader who keeps record of his cash and bank transactions in a 3-column cash book. His transactions for the month of March were as follows. तो मार्च की हमें एक ट्रांजेक्शन्स दी हुई है पूरी। हेनरी यॉर्क एक सोल ट्रेडर है। इसका क्या बनाना है, रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है ए एंटर द अबव ट्रांजेक्शन विद इन टी अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले आपको टी अकाउंट्स बनाने हैं जो हम शुरू से बनाते हुए आ रहे थे, और उसके बैलेंसेस निकालने हैं, जो कि हमारे बैलेंस C/D करके जो आपके बैलेंस आते थे वो निकालने हैं। और बी में क्या बोल रहे हैं, एज्यूमिंग नो ओपनिंग डेप्टर्स क्रेडिटर्स और स्टॉक, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इसमें कह रहे हैं कोई डेप्टर्स क्रेडिटर्स वगैरह का काम नहीं है, बिकॉज इसमें आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, उसमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। हम इसमें टी अकाउंट्स में लिखेंगे, लेकिन हम उसको इनकम स्टेटमेंट वगैरह में नहीं लेके जाएंगे, तो क्योंकि उसमें हमारी जो चीज़ें जाती हैं परचेज सेल्स वगैरह वही जाएंगी। तो पहली ट्रांजेक्शन से शुरू करते हैं 1 मार्च से। कैश इन हैंड 100 पाउंड, कैश एट बैंक 5672 पाउंड। ये एक तरीके से ये बता रहे हैं कि आपकी ओपनिंग बैलेंस बता रहे हैं कि जब आपने महीना ये वाला मार्च का महीना स्टार्ट किया तो आपके जो हाथ में पैसे थे वो 100 पाउंड थे, और जो बैंक में पड़े हुए थे वो 5672 पाउंड थे। तो इसको मैं जस्ट ओपनिंग बैलेंस की तरह लिखूंगा। बैलेंस जो हम लिखते थे ना, B/D बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो हम लिखते थे कि अगले महीने में ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा, तो मैं इसी तरह इनको लिखूंगा। तो मैं पहले 2 अकाउंट बना लेता हूँ, एक कैश के नाम का, एक बैंक के नाम का। और चूंकि ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन है, मैं इसको 1 दे देता हूँ नाम। और क्या बोल रहे हैं ये, कैश इन हैंड 100, तो मैं इसको लिख देता हूँ बैलेंस B/D 100। और बैंक में 5672, ये भी 1 है, बैलेंस B/D 5672। तो पहली ट्रांजेक्शन तो इजी सी है। उसके बाद 4 मार्च पे आते हैं। योक रिसीव्ड अ चेक फॉर 1246 पाउंड फ्रॉम W Abbott विच वॉज पेड डायरेक्टली इनटू द बैंक। दिस रिप्रेजेंटेड सेल्स। तो यहाँ पे जो है हमारे को एक चेक रिसीव हुआ है बैंक में 1246 का, डब्ल्यू एबॉट ने पे किया है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्स को, यानी हमने उसको कुछ बेचा है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले एक सेल्स का आएगा, और सेल्स का आ गया है तो हमने सेल्स पे पहले रिकॉर्ड कर लेना है 1246। तो सेल्स जब होती है हमारी तो वो हमारी क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे सेल्स में लिख दूँगा 4। और हमने सेल्स किस ज़रिए की है, उसने बोला है हमारे चेक आया, तो मैं यहाँ पे बैंक लिख देता हूँ 1246। और क्योंकि हमारे बैंक में पैसे रिसीव हो चुके हैं, ये कोई क्रेडिट पे उसने हमसे नहीं लिया है सामान, तो हम उसके बैंक में भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पर डेबिट वाले साइड में, बिकॉज जब हमारे बैंक में पैसे आते हैं तो वो हम डेबिट वाले साइड पे लिखते हैं। ये हमारी 4 मार्च की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद हम आते हैं 6 मार्च पे। पेड वेजेस इन कैश पाउंड। तो हमने कुछ वेजेस, हमारे एक एक्सपेंस होते हैं वो हमने पे किए हैं कैश के ज़रिए 39 पाउंड। तो जब हम कोई चीज़ पैसे पे करते हैं या पैसे अपने अकाउंट में से निकालते हैं तो वो क्रेडिट कहलाता है, तो वो क्रेडिट वाले साइड पे शो होता है कैश के। तो मैं इसको 6 लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे वेजेस का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि हमने वेजेस के लिए ही निकाले हैं, जिस वजह से निकाले हैं वो वजह आती है। और क्योंकि वेजेस के लिए निकाले थे तो वेजेस का एक टी अकाउंट बनेगा और उसमें भी ये रिकॉर्ड किया जाएगा। और कैश के ज़रिए निकाले थे तो मैं यहाँ पे कैश 39 कर दूंगा, सिंपल। उसके बाद हमारे पास है 8 मार्च को सोल्ड गुड फॉर कैश 152 पाउंड। तो यहाँ पे हमने कुछ गुड सोल्ड किए हैं कैश पे 152 पाउंड्स पे। तो हम यहाँ पर कैश पे लिख देते हैं डेट 8 है,
तो यहाँ पे 8, और हमने किस ज़रिए पे, कैश के ज़रिए हमने सेल्स की है 152 पाउंड्स। ओके, तो कैश के ज़रिए 152 पाउंड्स की सेल की है, तो कैश में हमारे पास पैसे आए हैं, तो हम यहाँ पे भी इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेल्स 152 पाउंड्स, सिंपल। और मैंने यहाँ पे बैंक ही लिख दिया, यहाँ पर भी सेल्स आना था, सॉरी फॉर डैट। उसके बाद हम आ जाते हैं 10 मार्च को, रिसीव्ड। अच्छा ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जी स्मार्ट फॉर 315 पाउंड in full settlement of a debt of 344 pound. This was paid directly into the bank. तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि 344 पाउंड का हमारा डेब्ट चल रहा था एक बंदे पे, उसने हमें वो पैसे पे कर दिए हैं, लेकिन उसने हमें 344 पे नहीं किए हैं, उसने हमें 315 पे किए हैं, यानी 315 रुपये, 315 पाउंड, और वो उसने हमें बैंक में पे किए हैं, बैंक के ज़रिए। तो हम इसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके वो अमाउंट होती है कि जब आपको, जब जैसे आपने किसी को उधार दिए हैं पैसे, जब वो आपको पैसे देता है वापसी, तो वो या तो कम देता है, या तो ये होता है कि वो, जैसे या तो वो पैसे नहीं देता, तो उसका तो मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें वो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई है, उसके पास पैसे नहीं बचे, उसका दिवाला निकल गया, तो वो आपको आपके पैसे नहीं दे सकता, तो आप उसको बैंकरप्टी में जब वो चली जाती है, तो फिर आप उसको बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो वो, उस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, तो वो आपके लिए नुकसान वाली बात हो गई है, तो वो आप अपने खर्चे में से निकालते हो, अपने एक्सपेंस में से निकालते हो, तो वो आपका कहलाता है बैड डेब्ट्स एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस का नाम है बैड डेब्ट्स, तो आप उसको फिर इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस वाली जगह पे लिखते हो। बिकॉज अगर वो नुकसान हुआ है तो वो कहीं ना कहीं तो पूरा करना है, क्योंकि बिजनेस में आपके एक एक पाई का हिसाब होना चाहिए। तो इसलिए वो, जब कोई आपने किसी को पैसे लोन दिए थे और वो आपके पास नहीं आए क्योंकि वो कंपनी का दिवाला निकल गया है और वो आपको पैसे नहीं दे सकती, तो फिर आप जो है वो पैसे खुद अपने पास से कवर करते हैं, और बाकी उस कंपनी के खिलाफ आपको जो लीगल एक्शन लेना है वगैरह, वो तो बात की बात है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि उसने हमें सारे पैसे, ऐसा नहीं है कि उसने हमें कोई 1 रुपया भी नहीं दिया जी स्मार्ट ने, उसने हमें थोड़े से पैसे दिए हैं 315। तो ऐसा नहीं कि उसने 344 लिए थे तो 344 के 44 ही नहीं आए, उसने हमारे 315 तो हमें दिए हैं, बचे हुए 25, 35, 29 जो है उसने हमें वापस 29 पाउंड हमारे उसने कम दिए हैं। तो हम इसको या तो दो चीज़ें कह सकते हैं, या तो ये बैड डेब्ट्स है कि उसने हमारे वो पैसे, क्योंकि देखें ये फुल सेटलमेंट हो चुकी है, इसमें लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेब्ट, तो अब मतलब उसके बाद वो हमें नहीं देने वाला, तो हम या तो उसको बैड डेब्ट्स के ज़रिए लिखें, या फिर हम इसको लिखें डिस्काउंट, कि हमने उसको कोई डिस्काउंट अलाउ किया है। दोनों को हम जो है इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो मैं इसको आपको समझाने के लिहाज से यहाँ पे एक टी अकाउंट बनाता हूँ, जिसका मैं नाम देता हूँ डिस्काउंट अलाउड या फिर बैड डेब्ट्स। ठीक, अगर आप अपने बुक के पीछे देखेंगे आंसर्स में, तो आपको डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आप इसको डिस्काउंट अलाउड भी बोल सकते हैं, आप इसको बैड डेब्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप डिस्काउंट अलाउड यूज़ करें। और डिस्काउंट एक और होता है रिसीव, अभी आगे आएगा, तो इससे क्या है आपके जो समझने में ना वो आसानी रहती है। बैड डेब्ट्स वगैरह कभी कभार इंसान को कंफ्यूज कर देता है, और यहाँ पे बैड डेब्ट्स ना पूरा हो भी नहीं सकता, क्योंकि उस बंदे ने हमें थोड़े से पैसे तो वापस दिए हैं, तो अब हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि उसको हमने डिस्काउंट दिया है। तो ये आप एक चीज़ बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे को पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप एज्यूम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए दोनों लिख दिए हैं, बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलर्ट, जो आपको सही लगे। तो अब आप इसको रिकॉर्ड किस तरह करेंगे, रिकॉर्ड इसको इस तरह करेंगे कि हमारे पास चेक रिसीव्ड हुआ है 315 का, तो सबसे पहले मैं बैंक में लिख दूंगा, डेट क्या है 10 डेट को जी स्मार्ट की तरफ से हमारे को रिसीव हुए हैं कितने 315, बैंक में तो आ गए। अब ये बैंक में आ गए तो हमारा जी स्मार्ट का एक बनेगा, जो कि हमारा क्या था, डेप्टर था, उसने हमें पैसे वापस करने थे, उसने वो हमें पैसे वापस कर दिए हैं 315। लेकिन वो जो हमारे पैसे थोड़े से जो थे वो हमारे पास नहीं आए हैं, तो वो भी हमारे इसमें लिखे जाएंगे, क्योंकि देखो उसने बोला था वो फुल सेटलमेंट हो गई, उसके बाद वो हमें पैसे देने वाला नहीं है, तो उसके
जो उस बंदे पे लाइबिलिटी चढ़ी हुई थी, जो डेप्टर था हमारा, उसको तो हम पूरा ख़त्म कर देंगे। अब हम उसको ख़त्म किस तरह करेंगे, 315 तो हमने बोल दिया, उसने हमें दे दिए। जी स्मार्ट, और मैंने यहाँ पे जी स्मार्ट ही लिख दिया है, ये आएगा बैंक, बैंक में दिए थे उसने हमें। और बाकी के मैं ये बोलूँगा, जो 29 पाउंड हमारे रह गए हैं वो मैं बोलूँगा कि हमने उसको या तो बैड डेब्ट्स में डाल दिए हैं या फिर डिस्काउंट अलाउड में डाल दिए। तो मैं इसको यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा मैंने डिस्काउंट AL लिखा है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड, और इसकी अमाउंट होगी 29। ठीक, अब मैंने डिस्काउंट अलाउड में यहाँ पे डेबिट, जी स्मार्ट में यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है, तो मुझे डिस्काउंट अलाउड में यानी बैड डेब्ट्स में इसको डेबिट करना पड़ेगा जी स्मार्ट के नाम से। तो ये थी आपकी बैड डेब्ट की एंट्री, समझने लायक। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। 11 पेड सनराइज एक्सपेंसेस इन कैश 73 पाउंड। तो हमने कुछ सनराइज एक्सपेंसेस पे किए हैं कैश के ज़रिए 73 पाउंड की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 11 सनराइज एक्सपेंसेस 73 पाउंड्स। अगली बार से मैं थोड़े से बॉक्सेस बड़े बनाया करूँगा, चीज़ें छुप रही हैं इसमें। तो सनराइज एक्सपेंसेस 73 पाउंड्स, और सनराइज एक्सपेंसेस का हम यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लेते हैं, 11 डेट कैश 73 पाउंड। उसके बाद आ जाते हैं हम 14 पे, परचेज गुड्स बाय चेक फॉर 800 पाउंड। यहाँ पे हमने परचेज किए हैं कुछ गुड चेक के ज़रिए 800 पाउंड्स की। तो यहाँ पे मैं पहले बैंक में इसको कर देता हूँ डिडक्ट परचेज के नाम पर, और परचेज का मैं नीचे एक टी अकाउंट बना लेता हूँ। परचेज का मैंने एक टी अकाउंट बना लिया है, जिसमें मैंने बैंक के ज़रिए 800 पाउंड लिए थे। उसके बाद आ जाते हैं हम 18 पे, पेड जे वेंडर्स अ चेक ऑफ 185 पाउंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ अ डेब्ट ऑफ 201 पाउंड। अब ये देखें, उसमें हमारे पास रिसीव्ड हो रहे थे, लेकिन इसमें हमारे पास पेड हो रहे हैं, यानी उसने हमें कम दिए थे, यहाँ पर हमने उस बंदे को कम दिए जिससे हमने पैसे लिए थे। इसको आप बैड डेब्ट्स नहीं बोलेंगे, ये हमारे लिए बैड डेब्ट्स नहीं है, ये उस बंदे के लिए बैड डेब्ट्स है जिसको हमने पैसे कम दिए हैं। क्योंकि देखा पिछली वाली एंट्री में, वो हम बंदे थे जिसको हम जी स्मार्ट ने कम पैसे दिए, तो वो हमारे लिए बैड डेब्ट्स कहलाए थे। लेकिन अभी हमने जे सेंडर्स को कम पैसे पे किए हैं, तो वो उसके लिए बैड डेब्ट्स हैं, उसके अकाउंट में वो बैड डेब्ट्स में जाएंगे, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हम इसको यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं कि हमें तो जाहिर सी बात है, हमें अपनी बिज़नेस की रिकॉर्ड करनी है ना, हमें तो उसकी नहीं करनी। तो हम अपने बिज़नेस के लिहाज से ये बोलेंगे कि हमारे लिए डिस्काउंट हुआ है एक तरीके से। 201 पे करने थे, हमने उसको 185 पे कर दिए, 16 पाउंड का हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला है। सिंपल हम इसको ये कह सकते हैं। तो आप रिकॉर्ड करते हुए भी इसको ये लिखें हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि बैड डेब्ट्स की जगह डिस्काउंट अलाउड लिखिएगा, ताकि जब आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड आए आगे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि रिसीव कौन सा होता है, अलाउ कौन सा होता है, ये कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए मैंने आपको बोला था डिस्काउंट रिसीव लिखिएगा। तो अब इसको इस रिकॉर्ड करने का वही तरीका है, ये भी 4 जगह आएगी। कि सबसे पहले हमने जे सेंडर्स को पे किया चेक 185, तो पहले मैं बैंक में से डिडक्ट कर देता हूँ 185 को। 18 जे सेंडर्स 185, और जे सेंडर्स का हम यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लेते हैं। जे सेंडर्स का हमने एक टी अकाउंट बना लिया है, और वो हमारा जो है, हमने उसको पैसे देने थे जो कि हम उसको दे चुके हैं बैंक के ज़रिए 185 हमने उसको पे कर दिए हैं। अब डिस्काउंट रिसीव में हमारे पास वो क्रेडिट वाले साइड पे आएगा, जे सेंडर्स, और कितना अमाउंट बचा था, 16 अमाउंट। और हमें जे सेंडर्स का खाता ख़त्म करना है, यानी कि हमने उसको समझो सारे पैसे दे दिए हैं। तो हमने यहाँ पे लिखना है फिर डिस्काउंट मैंने RCVD लिखा है, आप समझ जाइएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड 16। ठीक, तो ये अकाउंट 18 ट्रांजेक्शन की भी ख़त्म। उसके बाद 23 विथड्रू 100 पाउंड फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस पर्पसेस।
ऑफिस पर्पस के लिए इन्होंने 100 पाउंड बैंक से निकाले हैं। तो हम यहाँ पे बैंक में से डिडक्ट कर देते हैं 100 पाउंड। डेट है हमारी 23। ऑफिस पर्पस के लिए तो मैं यहाँ पे ऑफिस लिख रहा हूँ खाली, और नीचे ऑफिस एक्सपेंस का हम यहाँ पे एक बना लेते हैं, या खाली मैं ऑफिस लिख देता हूँ, वो एक्सपेंस पे ही आएगा, जैसी बात है। और वो हमने 23 को बैंक से निकाले हैं 100 पाउंड। उसके बाद आपके पास है 24 पेड वेजेस इन कैश 39। तो 39 हम वेजेस पे किए हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर 24 सेम उसी की तरह वेजेस 39 और वेजेस वाले में भी लिख लेता हूँ 24 कैश 39। उसके बाद आपके पास है 26 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 94 पाउंड। तो हमने यहाँ पे कुछ कैश के ज़रिए कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं, तो हमारे पास कैश आया होगा। तो 26 में मैं यहाँ पे कैश को रिसीव कर लेता हूँ सेल्स के नाम पर 94, और सेल्स में मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ कैश के नाम पर 26 और 94। उसके बाद आपके पास है 28 पेड सैलरीज बाय चेक टू 30 पाउंड। चेक के ज़रिए हमने सैलरीज पे किए हैं 28 को, तो 28 को हमने सैलरीज पे की हैं कितनी 230 पाउंड। और सैलरीज का हम यहाँ पे एक टी अकाउंट बना लेते हैं। 28 को हमने बैंक के ज़रिए 230 पे किए। इसके बाद है 31 पे लिखा है रिटेन कैश अमाउंटिंग टू 150 एंड पेड द रिमाइंडर इनटू द बैंक। अच्छा देखिए, इसमें समझने वाली बात है, ये कह रहा है रिटेन कैश अमाउंट टू 150, यानी आपका जो अभी कैश में अमाउंट बच रहा है ना, उसमें से 150 कैश में रहने दो, बाकी जो बकिया रिमाइंडर है उसको बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड का टोटल निकालेंगे, जो कि 100 प्लस 152 प्लस 94, ये आ रहा है 346। और अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड का 39 प्लस 73 प्लस 39, तो ये आ रहा है 155। अब मैं मैक्सिमम वाले से में से मिनिमम वाले को माइनस करूँगा डेबिट में से क्रेडिट को, तो ये आ रहा है 195। यानी कि सारा कार्ड पीट के जो कैश मेरे पास अभी बच रहा है ना, वो 195 बच रहा है, क्योंकि हमने उसको डेबिट में से सारे क्रेडिट को माइनस कर दिया। डेबिट यानी जो कैश मेरे पास पड़ा था उसमें से सारे क्रेडिट को माइनस कर दिया है, जो कि देने वाले थे तो वो सब दे चुके, और 195 अब हमारे पास बचा है। तो उसने बोला है 150 पाउंड रखो, बाकी सारे बैंक में ट्रांसफ़र कर दो। तो 195 में से अगर मैं 150 माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचेगा 45, यानी 45 मुझे बैंक में ट्रांसफ़र करना है, बाकी 150 इधर ही रहने दो। तो मेरी ट्रांजैक्शन इसकी ये बनेगी कि मैंने 31 वाले को बैंक में डालने के लिए 45 निकाल लिए। सिंपल, थोड़ी लॉजिकल वो है। 31 को कैश में से आए 45, तो ये थी इसकी ट्रांजैक्शन। होपफुली आपको ये समझ आई हो। इसके बाद अब हम इसके निकालते हैं सबके बैलेंसेस। वही तरीका है, टोटल निकालो और जिस साइड पे कम है वहाँ पर बैलेंस कैरी डाउन कर दो। तो हम यहाँ पे पहले इसका निकालते हैं 100 प्लस 152 प्लस 94, और इसका अब अलग आएगा 39 प्लस 39 प्लस 73 प्लस 45। तो अब मैं यहाँ पर जो है इनमें से इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास 150 का बैलेंस आ रहा है, जो कि हमने अभी खुद ही किया था। तो 150 हमारे पास यहाँ पर बैलेंस होगा, 31 ही लिखूँगा मैं, बैलेंस C/D 150। तो अब ये हो जाएगा 346, और ये हमारे पास होगा 39 यानी कि 78। तो 78 ये इसका होगा टोटल। 78 यहाँ पर लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा 31 बैलेंस C/D 78। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको कोने में नीचे लिख कर दिखाता था बैलेंस B/D हर ट्रांजेक्शन की। जैसे मैं लिखता था ना कि अगले महीने की फर्स्ट डेट को यहाँ पे बैलेंस B/D आपका होगा 150।
जिस साइड पे आपका C/D निकलता है उसके अपोजिट साइड पे आपका बैलेंस B/D यानी कि ब्रॉड डाउन, और C/D यानी कैरीड डाउन। कैरीड डाउन यानी आपका इतना पैसा अभी कम है जो कि आपको अगले महीने पूरा करना है, तो वो आपके अगले महीने जो आपकी वो टी अकाउंट्स बनेंगे उसमें पहले ही लिख दी जाएगी ताकि उसको आप कवर कर लो। ठीक, तो उसके बाद आपके पास है, मैं खाली ये एक की लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी की आप खुद लिख सकते हैं, वैसे ये लिखनी होती नहीं है, लेकिन मेन चीज़ आपके बस बैलेंस से निकालना है 94, और यहाँ पर हमें पूरा ही बैलेंस चाहिए, तो मैं सीधा यही अमाउंट इधर लिख दूंगा, बैलेंस C/D 1492। तो अब इसका भी टोटल हो जाएगा 1492। यहाँ पर हमारे पास 800 प्लस 185, 800 प्लस 185 प्लस 100 प्लस 230, ये आ रहा है 1315 5672 प्लस 1246 प्लस 315 प्लस 45। अब मैं इस अमाउंट में से इसको डिडक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये आ रही है 5963। तो 5963 मेरे को यहाँ पे कैरी डाउन करना है कम वाले साइड पे, बैलेंस कैरी डाउन 5963। उसके बाद आपके पास है बैड डेट जो कि आपका डिस्काउंट अलाउड, ये 29 बैलेंस C/D 29। उसके बाद आपके पास है जी स्मार्ट का हमारा क्रेडिट वाला साइड आ रहा है 315 प्लस 229, तो ये आपका आ गया 344। इस साइड पे पूरा करने के लिए आपको पूरा का पूरा टोटल चाहिए कैरी डाउन में 344। सेम गोज हेयर, बैलेंस कैरी डाउन 73। उसके बाद आपके पास इधर आ रहा है 185 प्लस 16, ये आपका हो जाएगा 201, और ये 201 हो जाएगा, और इसको 201 करने के लिए बैलेंस चाहिए C/D 201 का। सेम गोज विद एयर, बैलेंस C/D 16 800 बैलेंस C/D 800। इसके बाद है आपके पास ऑफिस बैलेंस C/D 100। इसके बाद आपके पास है 28 सैलरीज बैलेंस C/D 230। अब आपके पास ये सारे क्लोजेस आ चुके हैं। अब मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम जो पिछले 4 सवालों में करते हैं ये वही पूरा फॉर्मेट है। नीचे आपके पास 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और नेट प्रॉफिट का, ये आप देख सकते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पे चीज़ उठा के ला के और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सेल्स चाहिए होती है, सेल्स रिटर्न इसमें गिवन नहीं है। तो सेल्स हमारे पास टोटल आ रही है 1492 सेल्स हमारे पास आ रही है। तो हम 1492 सेल्स को यहाँ पर रखेंगे राइट हैंड साइड पे 1492। उसके बाद परचेजेस हमारे पास, परचेजेस यहाँ पर गिवन है 800, तो परचेजेस को मैं यहाँ पे 800 डाल देता हूँ। 800 परचेजेस, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे को यहाँ पे गिवन नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, तो इसको हम 0 रखेंगे। और 692 ये आपका जो है क्रॉस प्रॉफिट आ गया है, लेकिन हमारे को यहाँ पे मैंने आपको बताया था बैड डेब्ट्स आया है, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लगाएंगे या फिर डिस्काउंट या फिर बैड डेब्ट्स लिखेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड नहीं, डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड तो आपका एक्सपेंस होता है ना, वो तो बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है, तो वो तो आपका एक्सपेंस के में जाएगा। तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ था, हमने यहाँ पे डिस्काउंट 16 रिसीव हुआ था, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। मैं पहले इन दोनों को इधर लिख लेता हूँ।
ये 16 इसका और 692 हमारे ग्रॉस प्रॉफिट का। अब मैं इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल ग्रॉस प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव के बाद 708 आया है। अब हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे पास है, सैलरीज का है, वेजेस का है, ऑफिस का है, डिस्काउंट अलाउड यानी कि बैड डेब्ट्स का है, सैलरीज 230, ऑफिस 100, सैलरीज 230, ऑफिस 100, बल्कि ऑफिस नीचे है। उसके बाद आपके पास है सनड्राई एक्सपेंसेस, सनड्राई एक्सपेंस की वैल्यू है 73, वेजेस की है 78, वेजेस की है 78। उसके बाद आपके पास है डिस्काउंट अलाउड की हमारे पास क्या वैल्यू है, डिस्काउंट अलाउड की हमारे पास है 29। अब यहाँ पे हमें थोड़ा फॉर्मूले में थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूला मैंने उस हिसाब से लगाया हुआ था। अब हमने एक सेल नीचे कर दिया है तो मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ। तो ये 198 हमारे पास नेट प्रॉफिट आया है इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 7.5 ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। 198 आपका यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट आया है जो कि आपका बैलेंस शीट में यूज़ होता है। इसमें हमारे पास डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड सब लग गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका बैलेंस शीट का चैप्टर 8 है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अब इंशाल्लाह जल्दी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।